संसार में जो विषय जितना अधिक रहस्यमय है, मानव चेतना उस विषय को उतना ही अधिक जानने और समझने का प्रयास करती है। यही कारण है कि ज्योतिष के क्षेत्र में राहु और केतु के विषय में सर्वाधिक मंथन किया गया है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने राहु केतु को समझने का प्रयास किया, किंतु फिर भी आज तक भी कोई विद्वान राहु केतु को परिपूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, क्योंकि राहु केतु ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहे गए हैं। क्योंकि राहु केतु ब्रह्मांड के दो छोर हैं। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है, अनंत रहस्यों से भरा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना वास्तव में किसी मानव मस्तिष्क के लिए संभव ही नहीं है। हर मानव मस्तिष्क अपनी चेतना के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पाता है, और यही होता है ज्योतिष विद्वानों के साथ भी। कोई ज्योतिष विद्वान राहु केतु के विषय में उतना ही समझ पाता है जितनी कि उसकी चेतना है, जितना उसका मानसिक स्तर है। हजारों वर्षों से राहु केतु के बारे में शोध करने के बाद भी कोई भी ज्योतिष विद्वान यह नहीं कह सकता कि वह सटीकता के साथ किसी जन्म कुंडली में राहु केतु के विषय में प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि हर जन्म कुंडली में राहु केतु एक अलग स्थिति के साथ फलित देते हैं। केवल अनुभव के द्वारा, अपनी मानसिक चेतना के द्वारा, अपने मानसिक स्तर के द्वारा ही किसी जन्म कुंडली में राहु केतु के प्रभाव को समझा जाता है। कोई विद्वान अगर ये कहता है कि वह किसी जन्म कुंडली में राहु केतु के फलित को एक्यूरेटली बता सकता है, तो वह विद्वान मात्र और मात्र झूठ बोल रहा है। क्योंकि राहु केतु को समझना अर्थात आपने संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ लिया। राहु केतु जन्म कुंडली में एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। 180 डिग्री पर राहु केतु के होने का तात्पर्य यह है कि वे दो छोर हैं, किसी नदी के दो किनारे हैं। किसी नदी के दो किनारों को केवल वही समझ सकता है जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक गया हो। किसी मानव के लिए यह संभव नहीं कि वह ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा कर सके। किसी मानव चेतना के लिए, किसी मानव मस्तिष्क के लिए यह संभव नहीं कि वह ब्रह्मांड के दोनों छोरों को, दोनों आयामों को समझ सके। राहु केतु ज्योतिष शास्त्र में देखें तो दो विभिन्न आयामों को शो करते हैं। जहां राहु विस्तार है, वहीं केतु संकुचन है। राहु के द्वारा जहां जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से एक्टिव होना देखा जाता है, वहीं केतु के द्वारा किसी व्यक्ति का आंतरिक रूप से एक्टिव होना देखा जाता है। राहु जहां आपको भोग विलास देता है, वहीं केतु आपको विरक्ति देता है। किसी जन्म कुंडली में अगर केतु अत्यधिक प्रभावशाली हो तो ऐसा व्यक्ति संसारिक विषयों में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड केवल दो स्थितियों पर चलता है, अच्छाई और बुराई। ब्रह्मांड में केवल दो ही स्थितियां हैं, या तो आप अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। आप बीच में रहकर किसी एक छोर पर नहीं जा सकते। मानव चेतना हमें दोनों छोरों पर अटका कर रखती है। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही बराबर मात्रा में लगभग पाई जाती है, या फिर किसी व्यक्ति के अंदर बुराई बहुत ज़्यादा होगी, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई बहुत ज़्यादा होगी, किंतु दोनों का मिश्रण हर व्यक्ति के अंदर होगा। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, उस व्यक्ति के अंदर कहा जा सकता है कि अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छाइयाँ इन द सेंस कि विरक्ति की भावना अत्यधिक है। इसलिए आप देखेंगे जिनकी जन्म कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उन जातकों को सांसारिक विषयों में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। किसी व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, किसी व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, किसी व्यक्ति को अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि केतु आपको सांसारिक विषयों से दूर ले जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं ईश्वर की बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ, बहुत ज़्यादा भजन करता हूँ, किंतु उसके बाद भी मुझे अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं होती। तो देखिएगा, आप जब जब ईश्वर की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, तब तक आप अपने केतु को एक्टिव करेंगे। ईश्वर की भक्ति किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में इसलिए नहीं बताएगी कि आप पैसे की कामना करें, आप स्त्री सुख की कामना करें, आप मकान की कामना करें, आप वाहन की कामना करें। ईश्वर की भक्ति से आप ईश्वर के निकट होंगे। ईश्वर के निकट होंगे तो सीधी सी बात है,
आपको सांसारिक विषय छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए जो व्यक्ति जितना अधिक धार्मिक होता जाता है उस व्यक्ति का उतना केतु एक्टिव हो जाता है और उस व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन में उतनी ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केतु का एक्टिव होना सीधा सा इंडिकेशन देता है कि आपके मोक्ष का मार्ग खुल गया, आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की यात्रा पर चल चुके हैं। केतु जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव में कहीं ना कहीं विरक्ति जोड़ देता है। किसी जातक के अगर लग्न में केतु बैठेगा तो लग्न क्योंकि हमारा शरीर है, तो ऐसे जातक को आप अक्सर देखेंगे कि उसको शारीरिक कष्ट होंगे। ऐसे जातक को आजीवन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम शरीर में बनी रहेगी जिससे कि वो इतना परेशान है कि आज इस चीज़ की दवाई ले रहा है, कल को उस चीज़ की दवाई ले रहा है। और अगर ऐसा जातक जिसके लगन में केतु बैठा है वो डॉक्टर्स के पास जाता है, अपना पूरा बॉडी चेकअप कराता है, तब आपको कोई बीमारी भी नहीं आएगी, क्योंकि केतु आपको शरीर से भी मुक्ति दे रहा है। केतु जब लगन में बैठता है तो जातक का शरीर बहुत पतला होता है। कई बार लग्न अथवा लग्नेश पर केतु प्रभाव देते तो ऐसे जातक बहुत कम देखे गए हैं कि भारी शरीर वाले होते हैं, क्योंकि केतु सूक्ष्मता की तरफ ले आ रहा है, आपके शरीर को सूक्ष्म करना चाह रहा है, आपको शरीर के सुख से दूर करना चाह रहा है। आप शरीर के सुख से दूर होंगे और आप आत्मा के सुख से जुड़ेंगे, क्योंकि केतु की केवल और केवल एक ही इच्छा होती है, एक ही कार्य होता है, आपको आत्मा और परमात्मा के संबंध का ज्ञान कराना। इसलिए जिन भी जातकों के लगन में केतु होता है वे कई बार बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, वे आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। केतु जिनकी लगन में होता है उनकी मैरिड लाइफ में भी इसलिए अक्सर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके लगन में बैठकर केतु आपको संसारिक विषयों से दूर कर रहा है और सप्तम भाव में बैठकर राहु आपके जीवन साथी को संसारिक विषयों से जोड़ रहा है। और क्योंकि सप्तम भाव आपके काम सुख का भाव है, तो ऐसे में कई बार होता क्या है, व्यक्ति शरीर और मन के बीच में उलझ कर रह जाता है, काम और आध्यात्म के बीच में उलझ कर रह जाएगा। क्योंकि अब होगा क्या कि आपके मस्तिष्क पर, क्योंकि शरीर हमारा लग्न प्रतिनिधित्व करता है और हमारा मस्तिष्क भी कहीं न कहीं प्रथम भाव के द्वारा ही कंट्रोल होता है। जो ऊपरी हिस्सा है यह जन्म कुंडली के प्रथम भाव के द्वारा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर तो आपके आध्यात्मिक विचार चल रहे हैं, किंतु राहु की जो ऊर्जा है वो आपके मूलाधार को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रही है। तो सहस्त्रार और मूलाधार के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है, जिससे कि व्यक्ति अनिच्छा और इच्छा के बीच में झूलता रहता है। फलस्वरूप ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप लगन के केतु वालों से अगर मिलेंगे तो ऐसे जातक इसलिए आपको संतुष्ट नहीं मिलेंगे अपने जीवन से, अपने जीवन साथी से, अपने आसपास के माहौल से। क्यों? क्योंकि वे खुद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि वे आध्यात्म की तरफ जाएं या काम की तरफ जाएं। सप्तम भाव में राहु बैठकर आपको काम के लिए एक यज्ञ की अग्नि में घी का काम कर रहा है, और केतु लगन में बैठकर आपको आत्मा परमात्मा के विषय में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसलिए लगन का केतु बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता संसारिक विषयों के लिए। हाँ, जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो साधु हैं, उनके अगर लगन में केतु बैठा है, लग्नेश के साथ में केतु बैठा है, तो बहुत ही सुंदर योग है, क्योंकि वहाँ पर वो संतुलित हो पाते हैं, वो एक रास्ता चुन पाते हैं कि हमें आध्यात्म की तरफ ही जाना है, संन्यास की तरफ ही जाना है, मोक्ष की तरफ ही जाना है, तब उनको प्रॉब्लम नहीं था। अब सामान्यतः 99% संसारिक लोग विवाह भी करेंगे और आध्यात्म की बात भी करेंगे, तो वहाँ पर केतु डेफिनेटली आपको इश्यूज देगा ही देगा। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब केतु बैठता है तो यहाँ पर कई बार व्यक्ति को परिवार का सुख नहीं देता। परिवार होता है तो परिवार के लोगों का साथ नहीं मिलता, या फिर परिवार इतना छोटा होता है कि उसका होना ना होना बराबर होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार बहुत बड़ा है, परिवार का सुख भी है, परिवार का सपोर्ट भी है, किंतु व्यक्ति को किसी न किसी कारण से अपने परिवार से इतनी दूर रहना पड़ता है कि आवश्यकता पड़ने पर परिवार का या अपना कोई व्यक्ति नहीं दिखता। इसलिए जो आजकल MNC का जो एक लाइफ स्टाइल आया है
कि गांव में एक बहुत बड़ा परिवार है और उसके बाद लड़का लड़की किसी मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई परिवार ही नहीं है। कोई कहने को तो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर 500 घर हैं, किंतु उन 500 घर में से 5 घर भी आप जानते नहीं हैं। तो अक्सर उन लोगों की जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो द्वितीय भाव पे केतु का प्रभाव होगा या द्वित्वेश पर केतु का प्रभाव होगा। किसी न किसी तरह से केतु आपके द्वितीय भाव से या द्वित्वेश से संबंध बनाएगा ही बनाएगा। अगर ये स्थिति है कि आपको अपने आसपास 5 लोग भी ऐसे नहीं दिखते जो समय पर आपके साथ खड़े हो जाएं। द्वितीय भाव में अगर केतु होता है तो व्यक्ति को धन के लिए बहुत ज़्यादा प्यास दे देता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु व्यक्ति के अंदर एक प्यास देता है। अब वो प्यास किसे होगी? जिसके पास पानी नहीं है। अगर आपके पास पानी का गिलास रखा है तो आपको जरा सी प्यास महसूस होने से पहले ही आप पी लोगे तो आपको महसूस नहीं होगी। अब प्यास उसे ही होगी जिसके पास है नहीं। तो द्वितीय भाव में बैठकर केतु धन का संकुचन करता है। हालांकि अगर द्वितीय भाव में तुला अथवा वृषभ राशि आए तब यहाँ पर व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। बाकी राशियों में कई बार धन की कमी देते हुए केतु देखा जाता है, नेत्र विकार देते हुए केतु देखा जाता है। द्वितीय भाव में जिनका केतु होगा उनकी आइज़ बहुत शार्प होंगी, और ऐसे लोगों की आइज़ कई बार एक इस तरह की होती है कि सामने वाले को अगर देखेंगे तो चीरती हुई निगाह से देखेंगे। मतलब सामने वाले को ऐसा लगेगा कि भाई इस इंसान से मैंने निगाह ही क्यों मिला ली। मतलब एक शिकायत भरी निगाह द्वितीय भाव का केतु देता है। द्वितीय भाव में अगर केतु बैठेगा तो ऐसा जातक बहुत कम बोलेगा और बहुत कम खाएगा पिएगा। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठकर केतु हाथ में कलम बन जाता है। तृतीय भाव में अगर केतु है तो ऐसे जातक बहुत ही बढ़िया राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं। आप अच्छे जर्नलिस्ट की कुंडली देखेंगे, अच्छे राइटर्स की कुंडली देखेंगे जिन्होंने वाकई में किसी विषय को बहुत ही अच्छे से लिखा है, बहुत ही अच्छे से समझा है, तो उनकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव अथवा तृतीयेश के साथ केतु का संबंध मिलेगा ही मिलेगा। तृतीय भाव में अगर केतु बैठा है तो आपको टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से जोड़ेगा। आपको जो भी वायर इंडस्ट्री है, जो भी आपकी कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन में जितना भी सैटेलाइट वगैरह सा का सिस्टम है, इन सब से केतु आपको जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तृतीय भाव में अगर केतु बैठा है तो आपके फ्रेंड सर्कल को बहुत सूक्ष्म कर देगा, क्योंकि तृतीय भाव आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस है। फ्रेंड्स जो होंगे वो लिमिटेड होंगे मगर हाई स्टेटस के होंगे। ऐसा नहीं होगा ऐसे लोगों के साथ कि दोस्तों की लाइन लगी पड़ी है कि भाई मेरे तो 50 दोस्त हैं। इन लोगों के पास मुश्किल से 2-3 दोस्त होंगे, मगर वो जितने भी होंगे काम के होंगे, अपने फील्ड में मास्टर होंगे, एक्सपर्ट होंगे और समय पड़ने पर सहायता करने वाले होंगे। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर केतु बैठता है तो जातक को बहुत ज़्यादा कई बार डिप्रेशन में डालने की क्षमता रखता है, क्योंकि केतु यहाँ पर आपके विचारों को बहुत सूक्ष्म कर देता है। इन लोगों के साथ अक्सर समस्या ये होती है कि अगर मन में कोई विचार आ गया तो जब तक वो विचार पूरा नहीं होगा तब तक इनके दिमाग में वो विचार दौड़ता रहेगा, शांति नहीं मिल पाएगी। अगर रात को सोने से पहले इन लोगों के दिमाग में कोई बात आ गई कि सुबह को ऐसे ही करना है, तो जब तक सुबह नहीं हो जाएगी इनके माइंड में उसी की स्ट्रेटजी चलती रहेगी, और इस वजह से कई बार ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में अगर केतु बैठता है तो आपको डेली रूटीन में छोटी मोटी यात्राएं बहुत ज़्यादा कराता है, क्योंकि चतुर्थ भाव छोटी मोटी यात्राओं का है। अब छोटी मोटी यात्राओं के हाउस में जब केतु बैठता है तो वहाँ पर उस तरह की स्थिति पैदा करता है। चतुर्थ भाव में जिनके केतु बैठता है उन लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। बहुत ज़्यादा नॉर्मली ऐसे लोग मेडिटेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में जिनके केतु बैठा है ऐसे जातक की माता बहुत ही आध्यात्मिक मिलेगी। जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में केतु बैठा है ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास आपको कोई मंदिर मिलेगा या कोई धर्म स्थान या धर्मशाला आदि आपको मिलेगी। और साथ ही साथ ऐसे जातक का घर कई बार किसी पतली गली के आसपास होता है, या ऐसे जातक का जो घर होता है वो लंबा लंबा होता है। छोटा सा घर होगा या बड़ा सा भी होगा तो घर में कोई बड़ी
लंबी सी गली जा रही होगी, किसी लंबी सी गली में घर होगा, या घर गली नुमा खुद से होगा कि एक चौड़ाई कम है मगर लंबाई बहुत ज़्यादा है। पंचम भाव में बैठकर केतु आपकी शिक्षा के संबंध में बहुत अच्छे फल देने में सक्षम होता है, क्योंकि केतु आपको एक विचार देता है। अब शिक्षा के लिए, स्टडी के लिए आपके पास एक विचार होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक क्लियर माइंडसेट होना ज़रूरी है। तो पंचम भाव के केतु वाले आप अक्सर देखेंगे एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं, और इसलिए ये अपनी स्टडी, अगर पंचम भाव, पंचमेश और बुध जन्म कुंडली में किसी तरह से पीड़ित नहीं है तो बहुत ही आसानी से अपनी स्टडी पूरी करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं। पंचम भाव का केतु संतान सुख में कमी देता है, संतान प्राप्ति में कई बार परेशानी आती है, क्योंकि केतु कंट्रोल करता है किसी चीज़ को, केतु कमी लाता है, सूक्ष्मता लाता है। तो पंचम भाव संतान का भाव है, वहाँ पर संतान के सुख में कमी लाएगा, संतान को कंट्रोल करेगा। ऐसे लोग, होता क्या है कि यंग एज में तो फैमिली प्लानिंग करके चलते हैं, कंट्रोल करके चलते हैं, उसके बाद एक समय बाद जब वो अपने परिवार को बढ़ाने की सोचते हैं तब केतु के प्रभाव से कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं ऐसे लोगों के साथ हो जाती है कि उनको संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिनके पंचम भाव में केतु बैठा है उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संतान प्राप्ति कर लेनी चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जन्म कुंडली के 6th हाउस में केतु लीगल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा देता है। 6th हाउस में केतु उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं। 6th हाउस में बैठकर केतु अक्सर देखा गया है व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से लॉ फील्ड से जोड़ देता है, और ऐसा व्यक्ति अगर लॉ फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो बहुत ज़्यादा लीगल डिस्प्यूट्स देता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क देता है। 6th हाउस में जिनके केतु बैठा है उनके साथ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड स्कैम हो जाए। 6th हाउस में जिनके केतु बैठता है उनको कई बार अपने ननिहाल से किसी न किसी प्रकार की परेशानी रहती है, या ननिहाल का कोई बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं हो पाता। 7th हाउस में जिस भी जातक के केतु बैठता है उस जातक की मैरिड लाइफ में बहुत बड़े इश्यूज़ देने में सक्षम होता है, क्योंकि 7th हाउस आपके जीवन साथी का, आपके वैवाहिक सुख का भाव है। वहाँ केतु विरक्ति का कारक बैठ गया तो विवाह विरक्ति के साथ नहीं चल सकता, विवाह भोग के साथ चल सकता है। 7th हाउस में केतु बैठता है तो आपके जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज़ देने में सक्षम होता है। 7th हाउस में केतु बैठा है तो जातक को, लड़का हो या लड़की, उसको सेक्सुअल इश्यूज़ दे सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब 7th हाउस में केतु हालांकि अगर बुध के साथ बैठ जाए, चंद्र के साथ में बैठ जाए, शुक्र के साथ में बैठ जाए तो मल्टीपल रिलेशंस भी दे सकता है। हालांकि 7th हाउस में जिनके केतु होता है वो मल्टीपल रिलेशंस में अगर जाते हैं, 7th हाउस का केतु अगर मल्टीपल रिलेशंस देता है तो वो फोर्सफुली रिलेशंस देता है। आप देखेंगे ऐसे लोग जिन्होंने कभी किसी के साथ फोर्सफुली रिलेशंस बनाए हैं उनकी जन्म कुंडली का 7th भाव किसी न किसी प्रकार से केतु के द्वारा प्रभावित होता ही होता है। 7th भाव में अगर केतु बैठता है तो मैं अक्सर ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ कि भाई आपके अपने जीवन साथी के साथ कितने भी डिस्प्यूट चले किंतु कभी भी कोर्ट केसेस की तरफ मत जाना, अदरवाइज ये डाइवोर्स कराकर छोड़ेगा। जन्म कुंडली के 8th भाव में केतु, अगर किसी जन्म कुंडली में अकेला केतु बैठ जाए 8th भाव में तो व्यक्ति को आध्यात्म में बहुत ही हाई लेवल की सक्सेस देने में सक्षम होता है। व्यक्ति की सोच को उस लेवल पर ले जाने में सक्षम होता है कि वह राहु केतु के रहस्य को समझ सके, ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सके, क्योंकि 8th भाव गुप्त विद्याओं का, रहस्यों का भाव है और वहाँ पर ब्रह्मांड का एक छोर स्वयं से आकर बैठ गया। वह छोर जो आत्मा और परमात्मा के रिलेशन को जोड़ रहा है, अगर वो आकर यहाँ पर बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के अनेक रहस्यों को जान सकता है, उजागर कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे जो भी विद्वान, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो योग के हों, चाहे वो ज्योतिष के हों, चाहे वो तंत्र मंत्र के हों, चाहे मेडिकल फील्ड के हों, उन जिन विद्वानों ने बहुत ही हाई लेवल पर वर्क किया है, पीक लेवल पर जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, उनके 8th भाव में किसी न किसी प्रकार से केतु का संबंध बनेगा ही बनेगा। 8th भाव का केतु व्यक्ति को वाक सिद्धि, मंत्र सिद्धि देने में सक्षम होता है। 2य भाव वाणी का भाव है, वहाँ पर राहु बैठ गया
तो ब्रह्मांड के दो छोर एक वाणी के भाव में और एक सिद्धि के भाव में बैठ गए, तो आपको वाक सिद्धि, मंत्र सिद्धि देंगे और गुप्त रहस्य को जानने समझने की क्षमता देंगे। अष्टम भाव में जिनके केतु होता है वो अक्सर आपको किसी न किसी ऐसे फील्ड से मिलेंगे, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो कुछ भी रिसर्च से रिलेटेड कहीं ना कहीं कनेक्शन करने वाला हो। जन्म कुंडली के नवम भाव में केतु व्यक्ति को धर्म स्थान पर लगी पताका के समान प्रसिद्धि प्रदान करता है, क्योंकि नवम भाव मंदिर का भाव है और केतु है पताका। पताका झंडा वहीं लगता है जहां पर कुछ विशेष हो। झंडा आपको मंदिर में लगा हुआ मिलेगा या फिर किसी राज्य के मुख्यालय पर लगा मिलेगा। तो नवम भाव में बैठकर केतु मंदिर पर लगे झंडे को रिप्रेजेंट करता है। तो मंदिर पर लगा झंडा आपकी कुंडली में अगर बैठा है तो सीधी सी बात है, आपको सांसारिक विषयों में बहुत ज़्यादा सफलता देगा, आपको आध्यात्मिक विषयों में बहुत ज़्यादा सफलता देगा और आपको समाज में मान सम्मान दिलाएगा। ऐसे लोग हायर स्टडीज़ करेंगे, हायर स्टडीज़ करके बहुत ज़्यादा नॉलेज ना केवल प्राप्त करेंगे बल्कि समाज को भी देंगे। जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को लाइफ के फर्स्ट फेज़ में तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम देता है। अक्सर देखा गया है कि 36 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशनल इश्यूज आते हैं, किंतु उसके बाद ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त होता है। बहुत ही तेज़ी से ऐसे व्यक्ति की सक्सेस आती है, क्योंकि प्रोफेशन के हाउस में झंडे का कारक बैठ गया था। प्रोफेशन को हाइट तो मिलनी है, देर से मिलेगी। अब होता क्या है कि 36 वर्ष की एज तक केतु आपको सफल नहीं होने देता, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने प्रोफेशन को लेकर एक निराशय भाव जन्म ले लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन से असंतुष्ट हो जाता है। तो जिनके भी दसम भाव में केतु बैठा है वो थोड़ा सब्र करें, 36 वर्ष की आयु तक स्ट्रगल करें और उसके बाद आप देखिएगा यही स्ट्रगल देने वाला केतु आपको आपके प्रोफेशन में सफलता देनी शुरू कर देगा। लाभ भाव में बैठा केतु सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर केतु व्यक्ति के लाभ में किसी न किसी प्रकार से सूक्ष्मता लाने की कोशिश करता है। लाभ भाव में जब केतु बैठेगा तो व्यक्ति के अंदर एक नेचर इस तरह का आ जाएगा कि वो कभी भी किसी से नाजायज़ लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि जैसे कि भाई कोई व्यापारी भी है तो वो सोचेगा कि भाई मुझे कहीं से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। कोई इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचेगा कि भाई मुझे कहाँ से ज़्यादा लाभ हो सकता है। अब ऐसे व्यक्ति के लाभ भाव में केतु बैठा है तो व्यक्ति को एक सिद्धांत देगा कि भाई मुझे एक फिक्स मार्जिन पे काम करना है, और जब वो फिक्स मार्जिन पर काम करेगा तो एक्स्ट्रा लाभ नहीं ले पाएगा। एक्स्ट्रा लाभ नहीं लेगा तो वो जीवन में कई बार बहुत अधिक धन इकट्ठा नहीं कर पाता। इसलिए लाभ भाव के केतु को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, धन के मामलों में अच्छा नहीं माना जाता। बाकी अन्य मामलों में अच्छा माना जाता है, जैसे कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग जॉब कर रहे हैं, इंश्योरेंस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, लॉ फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग राइटिंग से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, जो लोग मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको सीधा से क्या, मुझे एक फिक्स सैलरी मिलनी है, उस फिक्स सैलरी को ही मुझे अपनी लाइफ में यूज़ करना है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक फ़िक्स मार्जिन उनके पास आ रहा है, एक फ़िक्स लाभ उनके पास आ रहा है। कमीशन बेस्ड जो लोग काम कर रहे हैं कि भाई ठीक है कितना भी बड़ा बिजनेस हो जाए मगर मुझे अपना 1%, 2%, 3% या 10% यही मिलना है, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा होता है। 12th हाउस में बैठा हुआ केतु अपने आप में मोक्ष का कारक माना गया है, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का कारक है और केतु सब में विरक्ति है। इसलिए जिन भी जातकों के 12th हाउस में केतु बैठेगा उन जातकों को मोक्ष का ज्ञान प्रदान करेगा ही करेगा। जिस ग्रह के साथ में बैठेगा उस ग्रह के कारक को व्यक्ति के मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। मान लीजिएगा सूर्य और केतु की यदि किसी जातक के 12th हाउस में बैठ गई तो आप देखेंगे ऐसे जातक का पिता बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा। ऐसे जातक के पिता का आजीवन एक ही फोकस होगा कि किस तरह से आध्यात्मिकता के रास्ते पर चला जाए, किसी तरह से
इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। हालांकि 12th हाउस में आपके केतु बैठा है तो जातक को भी उस तरह की नेचर देगा। अब नाड़ी ज्योतिष के विषय में अगर हम बात करें तो नाड़ी ज्योतिष में मुख्यतः किसी पुरुष के लिए गुरु और किसी स्त्री के लिए शुक्र पर आने वाले प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर गुरु केतु की युति किसी पुरुष की कुंडली के 12th हाउस में हो जाए या शुक्र केतु की युति किसी स्त्री के 12th हाउस में हो जाए, 12th लॉर्ड के साथ हो जाए, तब माना जा सकता है कि यह जातक यह जातिका अपने जीवन में आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे और मोक्ष प्राप्त करने वाला ज्ञान, मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त करेंगे। 12th हाउस में जब केतु बैठता है तो ऐसे में जातक को घुमक्कड़ बना देता है। ऐसे जातक एक जगह रुककर काम नहीं करना चाहते, एक जगह बैठकर काम नहीं करना चाहते। इनका बस एक माइंडसेट होता है कि बस ज़िंदगी में कुछ और ना भी कर पाए तो पूरी दुनिया घूमे। घुमंतु टाइप का ऐसा व्यक्ति होता है। 12th हाउस में जिस भी जातक के केतु बैठेगा उस जातक को मेडिकल प्रोफेशन से भी जोड़ने में सक्षम होता है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल इंडस्ट्री का हाउस है। अब मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग जुड़े होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनका एक माइंडसेट होता है, हालांकि अब तो सब कुछ बिजनेस बन चुका है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की एक ही नेचर होती है कि किसी तरह से पेशेंट से बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाए, किंतु फिर भी 12th हाउस में केतु उन डॉक्टर्स के तो अवश्य मिलेगा, या किसी डॉक्टर के अगर 12th हाउस में केतु बैठा है तो उनको एक नेचर देगा कि भाई ये मेरा पेशेंट मेरे लिए भगवान है और मुझे किसी भी तरह से निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा करनी है। 9th हाउस और 12th हाउस के केतु में यह बहुत बड़ी खासियत है कि व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से जोड़ता है और निस्वार्थ भाव से जुड़कर वे जन सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। ईश्वर ने उनके लिए जो भी कर्म निर्धारित किया है, जिस भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में वे निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ देने के लिए रेडी होते हैं। 12th हाउस में जिनके केतु बैठता है उन लोगों को अक्सर नींद न आने की समस्या होती है, क्योंकि केतु विचार है, केतु डिटैचमेंट है, केतु सूक्ष्मता है, केतु व्यक्ति को जगाकर रखता है, जगाकर नींद से भी और अंदर से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो जब 12th हाउस में केतु बैठता है तो आपकी नींद को सूक्ष्म करता है। इनकी नींद उस तरह की आप कह सकते हैं कि एक जिस तरह से एक कुत्ता हल्की सी आहट से भी उड़ जाता है, उसी तरह से जिनके 12th हाउस में केतु बैठता है उनको जरा सी भी आहट होगी तो वे तुरंत उड़ जाएंगे। बहुत ही चौकन्ने ये लोग होते हैं, बहुत ही एक्टिव ये लोग होते हैं और इस वजह से ये सो नहीं पाते। कोई विचार इनके दिमाग में बैठ गया तो उस विचार की पूर्ति तक ये सो नहीं पाते। तो 12th हाउस का केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नति देने के लिए बहुत ही सुंदर माना जाता है। तो इस तरह से जन्म कुंडली किस भाव में आपके केतु बैठे हैं उसका फल जानकर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।